आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 131। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे, इसमें रहेगा राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर की क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। बाकी इससे पहले के एक चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर की जो क्लास है वो भी मैंने पढ़ा रखी है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको इस चैनल पर आना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप लोग इस चैनल पर आएंगे, यहीं पर आपको जैसे यहाँ पर होम लिखा है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट्स लिखा है, लाइव लिखा है, आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आना पड़ेगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीपीएससी 131 अभी यहाँ पर तीसरी प्लेलिस्ट दिख रही है। बाद में हो सकता है थोड़ी नीचे चली जाए, तो एक बार यहाँ देख लेना। तो आप देखेगा बीपीएससी 131 की देखिएगा, यहाँ पर मैं हर एक चैप्टर की क्लासेस मैंने पढ़ा रखा है और 7वां चैप्टर का भी एक क्लास मैंने पढ़ा रखा है। टोटल अभी तक यहाँ पर 10 क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप लोग इनको भी जा करके जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी ये जो पूरी बुक होगी इसका रिवीजन हो जाएगा। तो इसको भी आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी 131 की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको एग्जाम देना है तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 है। नाम है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। अगर मैं बात करूं तो इसमें 7.1 7.2 इसको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। बाकी आप लोग जाकर के उन वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज हम उसमें पढ़ेंगे 7.3 लोकतंत्र के प्रकार, यानी लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कितने प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र कई प्रकार का होता है। आप सबने तो यही जानते होंगे कि लोकतंत्र क्या है, कि जिसमें आम जनता या आवाम जाकर के यानी पब्लिक वोटिंग होती है। ठीक है। जो लोग 18 वर्ष के ऊपर के लोग होते हैं या वोटिंग, यही सारे, यही सिर्फ लोकतंत्र नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र कई प्रकार का होता है। जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम में, अगर मैं बात करूं तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर का आ सकता है। जब पूछेगा कि लोकतंत्र के प्रकार बताइए तो पूरा 20 नंबर का पूछेगा। जैसे इसमें जैसे शास्त्रीय लोकतंत्र है, कुलीनवादी लोकतंत्र है, बहुलवादी, यानी लोकतंत्र के क्या है, सिद्धांत हैं। यानी हम लोग यहाँ पर खास तौर से डेमोक्रेसी की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो 10वीं और 12वीं क्लास में आप सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, बल्कि डेमोक्रेसी को लेकर के थ्योरी क्या है, खास तौर से पॉलिटिकल थिंकर जो हैं वो डेमोक्रेसी को लेकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। तो हम उसी लोकतंत्र के यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को ध्यान से सुनिएगा कि लोकतंत्र के प्रकार। देखो एक चीज बताऊं, अगर कभी भी आपसे 10 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग चीजें पूछेगा। जैसे आपसे बोलेगा कि बहुलवादी लोकतंत्र या लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत बताइए, सिंगल जब पूछेगा तो 10 मार्क्स का आता है। जब पूरा पूछेगा, जैसे लोकतंत्र के प्रकार बताइए, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो इस टाइप का जो अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा फुल 20 मार्क्स का आता है। और एक अगर लेना है, जैसे मान लो उसने लिख दिया कि समाजवादी लोकतंत्र के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी इसको बताइए। ठीक है। समाजवादी लोकतंत्र क्या है, ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी क्या है, तो इसको जब पूछेगा तो 10 मार्क्स में आता है। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में आ सकता है। वैसे बीपीएससी 131 का जो भी एग्जाम होगा उसमें दो टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, या तो 20 नंबर का आएगा या फिर 10 नंबर का आता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो देखिएगा आज इस क्लास में देखिएगा, सबसे पहले यहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट होगा लोकतंत्र के प्रकार, यानी लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले जो हम लोकतंत्र पढ़ने जा रहे हैं वो शास्त्रीय लोकतंत्र क्या होता है, यानी सबसे पुराना जो लोकतंत्र है उसको बोलते हैं शास्त्रीय लोकतंत्र। ठीक है। देखिएगा, शास्त्रीय लोकतंत्र का आधार प्राचीन यूनान में नगर राज्यों में विकसित एक शासन व्यवस्था प्रणाली से। देखो, अगर हम लोग बात करें कि राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के जो शुरुआत है जो यूनान से हुई है। ठीक है। तो यूनान में जो डेमोक्रेसी थी या यूनान में जो लोकतंत्र था, उसी को हम लोग शास्त्रीय लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है। और भाई यूनान में यानी जहां से पॉलिटिकल साइंस यानी कह सकते हो राजनीतिक विज्ञान यानी उसकी यानी शुरू होता है, वहां पर प्राचीन यूनान में नगर राज्य होते थे और वहां पर एक शासन प्रणाली थी। ठीक है। शासन प्रणाली से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत होती है। ठीक है। सम से बड़े और शक्तिशाली नगर राज्य में जन समूहों की बैठक पर आधारित था।
देखो जो प्राचीन यूनान में नगर राज्य हुआ करते थे, वहां पर नगर राज्यों में जन समूह का मतलब आम जनता का जो समूह था, वह एक बैठक करता था, मीटिंग करता था, उसी पर आधारित था। इसका स्वरूप महत्वपूर्ण इसका महत्वपूर्ण स्वरूप था कि लोग राजनीतिक रूप से अत्यधिक सक्रिय थे। भाई प्राचीन यूनान में पूरी जो आवाम थी, पूरी जो जनता थी, यानी पूरे राज्य के या नगर के लोग जो थे, एक जगह पर बैठ करके मीटिंग करते थे, और उस समय के लोग कह सकते हैं राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय होता था। ठीक है, प्राचीन यूनान से ही पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो हम वहां पर प्राचीन यूनान में, यहाँ जहां पर नगर राज प्लूटो अरस्तु जहां से इस पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करते हैं, हम उसी शास्त्रीय लोकतंत्र के सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सभा की बैठक के अतिरिक्त नागरिक निर्णय निर्माण और सार्वजनिक कार्यालयों में योगदान देते थे। भाई प्राचीन यूनान में जो लोकतंत्र था, तो वहां पर क्या होता था कि आम जनता जो सब लोग होते थे, इकट्ठा होकर के मीटिंग वूटिंग करते थे, और वहां पर एक बहुत बड़ी सभा होती थी। जो सभा होती थी, जो पूरी मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, वहीं पर जो राज्य के यानी नगर के जो नागरिक थे, जो आम लोग थे, वह कोई भी निर्णय लेते थे, और वो लोग सार्वजनिक यानी जो पब्लिक सेक्टर है, उसमें जाकर के अपना उनके कार्यालयों में, ऑफिस में क्या करते थे, अपना योगदान देते थे, यानी कोई काम करते थे। हालांकि इसमें महिलाओं, दासों और प्रवासियों को नागरिकता से वंचित रखा गया था। यानी कहने का मतलब है कि जो शास्त्रीय लोकतंत्र यानी प्राचीन यूनान में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में भैया अगर कोई महिला लेडीज है और दास वास है, और बाहरी लोगों को नागरिक नहीं माना जाता था, महिलाओं को नागरिक नहीं माना जाता था, महिला उला मीटिंग वूटिंग में नहीं बैठती थी। ठीक है, और महिला को वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, सिर्फ जो अमीर वर्ग था या जो पुरुष वर्ग था, वही भैया नागरिक माना जाता था। महिला को दास यानी जिसको गुलाम उलाम बना लेते थे, उसको बोलते थे। पहले दास प्रथा वहां पर बहुत ज्यादा थी। ठीक है, दास होते थे, गुलाम होते थे। ठीक है, और प्रवासी, प्रवासी का मतलब होता है बाहरी आदमी। जैसे तुम्हारे राज्य में कोई बाहर का आदमी आ जाएगा ना, तो तुम बोलोगे कि भाई ये प्रवासी है, बाहर से कोई आएगा। तो महिलाओं को, दासों को, बाहरी यानी प्रवासियों और वासियों को नागरिक नहीं समझा जाता था। ये लोग राज्य की मीटिंग वूटिंग में भाग नहीं लेते थे, इनको ये कुछ नहीं होते थे, इनको कुछ समझते ही नहीं थे लोग। ठीक है, दासों और महिलाओं को काम करने की वजह से, ठीक है, एंथिसवासी पुरुषों को राजनीतिक मामले में भाग लेने का मौका मिलता था। लेकिन कह सकते कि जो दास थी, जो महिलाएं थी, ये लोग काम करते थे। उस समय की महिलाएं काम वाम करती थी, या दास बहुत सारे काम करते थे, इसलिए कभी कभी ये लोग, इनको मौका कभी कभी मिल जाता था महिलाओं को। इस वजह से यह दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक था। कह रहे हैं कि यहाँ का जो लोकतंत्र था वो सही नहीं था, इसमें महिला है होती ही नहीं थी। ठीक है, महिलाओं को नागरिक यानी सिटीजन नहीं समझा जाता था, कोई नागरिक नहीं होती थी, दास वास भैया कोई नागरिक नहीं होता था, यानी इनको यानी नागरिकता के अधिकारों से बाहर कर दिया गया था, नागरिक माने ही नहीं जाते थे। ठीक है, इसलिए यानी इसलिए कह रहे कि ये लोकतंत्र नहीं था, बल्कि ये अनडेमोक्रेसी है। ठीक है, इसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। उन्हें नागरिकता से बाहर रखा गया था, किनको, महिलाओं को, दासों वासों को और इन सबको। ठीक है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में एथेंस के लोकतंत्र से यह कहकर की आलोचना की। देखो, अगर मैं बात करूं तो प्लेटो अपनी किताब में, प्लेटो और अरस्तु का सब तुम सबने नाम हम खूब सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में। प्लेटो कहता है अपनी किताब, प्लेटो ने किताब लिख रखी है द रिपब्लिक, उसमें कहता है कि इसकी आलोचना करके कहता है कि लोग स्वयं पर शासन के लिए बौद्धिक रूप से योग्य नहीं थी। प्लेटो कहता है कि लोग ना बौद्धिक रूप से, यानी वो, मैं कहने का मतलब वो कह रहा है कि आदमी जो है ना, वो यानी एक प्रकार से बुद्धिमान नहीं है कि वह शासन कर सके। उन्हें दार्शनिक राजा या अभिभावक से शासित होने की आवश्यकता है। देखो, प्लेटो कह रहा है कि जनता मूर्ख है, जनता को कुछ पता नहीं है, जनता अनपढ़ गवार जाहिल किस्म की है, और उनको उन पर शासन करने के लिए एक दूरदर्शी आदमी की जरूरत है, विद्वान टाइप के राजा की जरूरत है। इसी को दार्शनिक राजा के सिद्धांत की बात करता है। प्लेटो क्या कह रहा, प्लेटो कह रहा कि जो आम जनता है, जो आवाम है, जो नागरिक है, वो क्या है भैया, वो योग्य नहीं है, उनमें बौद्धिक रूप से यानी वो, उनके माइंड नहीं है, यानी एक प्रकार से उनको मंद बुद्धि, या कह सकते हैं एक प्रकार से उनको जाहिल टाइप का कह रहा है कि वो लोग स्वयं पर शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन पर एक पढ़ा लिखा जानकार दार्शनिक, दार्शनिक मतलब समझते हो,
जो बहुत विद्वान उद्वान टाइप का आदमी होता है, इस टाइप के राजा की उनको जरूरत है, ठीक है। इसलिए वो दार्शनिक राजा का सिद्धांत देता है। वो प्लेटो कहता है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो, दार्शनिक हो, यानी उसकी दूरदृष्टि हो, पढ़ा लिखा हो, कहने का मतलब इंटेलेक्चुअल हो, और आम जनता जो है वह बुद्धि यानी यानी उसमें दिमाग नहीं है, दिमाग से जनता बड़ी कमजोर है, इसलिए उनको एक ऐसा शासक यानी ऐसे एक ऐसे शासक या राजा की जरूरत है जो दार्शनिक हो, जो विद्वान हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो जानकार हो, ऐसे लोगों की उनकी आवश्यकता है। वही उन पर शासन कर सकता है, यानी जनता को किसी भी चीज का जानकारी फानकारी नहीं है, ठीक है। ये भैया किस किस प्रकार का लोकतंत्र है, ये शास्त्रीय लोकतंत्र है। और प्लेटो यहीं पर दार्शनिक राजा का सिद्धांत देता है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस में बड़ा पूछा जाता है क्या है, तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था। इसका बेसिक सा कहने का मतलब यही है कि जनता जो है वो कम जानकार है, कम पढ़ी लिखी है, वह इतनी जाहिल या इतनी गंवार टाइप की है कि वह शासन को चला नहीं सकती है। इसके लिए उसको एक विशेष शक्ति की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे राजा की जरूरत है जो बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, और उन पर आकर के वो क्या करेगा, शासन करेगा, यानी रूल और रेगुलेशन वो चलाएगा, ठीक है। ये कह सकते दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, और यही शास्त्रीय लोकतंत्र है। यही कह सकते कि प्राचीन यूनान में प्लेटो इसका समर्थक हमको नजर आते हुए दिखाई देता है, और वो अपनी किताब द रिपब्लिक में ऐसी बातें कहता है, ठीक है। अगला देखिए भैया, कुलीनवादी लोकतंत्र। कुलीन का मतलब समझते हो, ये अमीर व अमीर जो आदमी होता है उसको बोलते हैं कुलीन, ठीक है। कुलीनवादी लोकतंत्र कैसा है, कुलीनवादी का मतलब है यानी भैया अमीर अमीर आदमी का लोकतंत्र। ये कह रहा है कुलीनवादी लोकतंत्र का मतलब समझते हो कि जो अमीर आदमी है, ठीक है, उनका लोकतंत्र है, गरीब फरीब का इसमें कोई कुछ है नहीं, ठीक है। देखिएगा इस सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, अगर हम बात करें पैरेटो, ठीक है, मॉस्को, ठीक है, रॉबर्ट मिशेल या इन लोगों ने किया है। इस सिद्धांत का विकास समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में हुआ है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण निहितार्थ राजनीतिक शास्त्र के साथ भी है। देखो, कुलीनवादी लोकतंत्र को हम लोग अल्प लोकतंत्र भी कहते हैं। अल्प को मतलब थोड़ा, थोड़ी डेमोक्रेसी, लिटिल लिटिल डेमोक्रेसी कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा लोकतंत्र कह सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत उन्होंने तर्क दिया है कि अपने वास्तविक लक्ष्य से इतर प्रत्येक संगठन अल्पतंत्र के रूप में सीमित होकर के कुछ लोगों के शासन के रूप में परिवर्तित हो सकता है। देखो, कुलीनवादी लोकतंत्र में कहा जाता है कि भैया कह रहे हैं कि जो संगठन है वो किसी कुछ लोगों के द्वारा शासित हो, यानी कुलीनवादी लोकतंत्र के जितने समर्थक हैं वो कहते हैं कि शासन चलाने के लिए कुछ खास लोगों की जरूरत है, ठीक है, कुछ लोगों के शासन के रूप में बताता है, ठीक है। मस्को का कहना है कि लोगों को दो श्रेणियों में, शासक और शासित के रूप में विभाजित किया जा सकता है। शासक का मतलब राजा और शासित का मतलब जनता, यानी राजा और जनता के रूप में हम बांट सकते हैं। चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, शक्ति प्रतिष्ठा और संपत्ति शासक वर्ग में होती है। करे कि कहीं पर भी शासन पद्धति हो तो वहां पर शक्ति यानी पावर, प्रतिष्ठा और जो संपत्ति है वह शासक यानी राजा के हाथों में होती है। शासक के पास यदि नेतृत्व यानी अगर राजा भैया उसमें गुण नहीं कि लीडरशिप का गुण नहीं, यानी नेतृत्व का गुण नहीं है, तो वह कुलीनों के अनुसरण करने लगता है। यह सिद्धांत लोकतंत्र के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है और सलाह देता कि यदि कुलीन शक्ति और संपत्ति और निर्णय निर्माण का नियंत्रण करेंगे तो लोकतंत्र व्यवहारिक धरातल पर नहीं आ सकता है। देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर राजा में क्या करें, कुलीनवादी लोकतंत्र में कहा जा रहा है कि अगर राजा में शासन प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं है तो भैया उस राजा पर अमीर लोग कब्जा कर लेंगे, कब्जा जमा लेंगे, और वह जो लोकतंत्र होगा वह कुछ लोगों का ही लोकतंत्र बन करके रह जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में जो शासक है, जो राजा है, उसको लीडरशिप का यानी नेतृत्व करने के जो गुण है उसमें जरूर होने चाहिए। यदि कुलीन जो यानी अमीर आदमी होगा वो शक्ति और संपत्ति के सहारे क्या कर सकता है कि वो लोकतंत्र को कब्जे में ले लेगा। तुम सबने देखा अमीर आदमी का ही हर चीज है। देखो, कोर्ट फोर्ट में सुनवाई अमीर, गरीब का कौन सुन रहा है, तुम सबको तो पता है ना।
कि अमीर गरीब आदमी की कहीं कोई सुनवाई फुनवाई नहीं है, ठीक है। अमीर का ही सब चीज है, ठीक है। जिसके पास पैसा है उसी का सब कुछ है, जिसके पास ना पैसा है उसके लिए सब कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि अगर भैया कि अगर जो राजा है, जो शासक है, अगर उसमें लीडरशिप का गुण नहीं होगा तो अमीर लोग आकर के उस लोकतंत्र पर कब्जा यानी झपट्टा मार देंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं। और एक प्रकार से लोकतंत्र जो है वो धरातल पर नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो हमारे देश में सरकार है भैया, ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर नरेंद्र मोदी में लीडरशिप का गुण नहीं होगा तो अमीर आदमी जो होंगे, जो पूंजीपति होंगे, जो उद्योगपति होंगे, उनके कहने से वो चलने लग जाएंगे और रियलिटी में कह सकते कि लोकतंत्र देश में धरातल यानी जमीनी पर उतर नहीं पाएगा, कहने का मतलब है। और इसको अल्प लोकतंत्र कुलीनवादी मतलब होता भैया अमीरों का लोकतंत्र, इसी को बोलते हैं कि लोग डेमोक्रेसी पर कुछ खास लोगों ने, कुछ अमीर लोगों ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि वहां का जो शासक है उसमें नेतृत्व का गुण नहीं है। इसके लिए कुछ खास जो पैसा वाला आदमी है उसके कहने सुनने से चल रहा है, इसी को हम लोग कुलीनवादी लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। कुछ खास लोगों का या अमीरों का। अगला भैया बहुलवादी सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र बोलो, बहुलवादी लोकतंत्र बोलो, या लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। देखिएगा, कुलीन सिद्धांत के विपरीत बहुलवादी है। बहुलवादी लोकतंत्र आता है जिसमें नीति निर्णय एक विकेंद्रित प्रक्रिया है, जहां विभिन्न समूह अपने विचार स्वीकार दिलाने में तालमेल करते हैं। यह विभिन्न समूहों के बीच आपसी बातचीत का परिणाम है। देखो एक चीज, बहुलवादी सिद्धांत मतलब समझते हो बहुलवादी लोकतंत्र क्या है? भाई मेरे, बहुलवादी लोकतंत्र का मतलब है कि जितनी जनता है, यानी उस देश की जितनी जनता है, वो पूरी जनता, पूरी आवाम क्या करेगी, वहां पर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, यानी वहां पर जितना फैसला वैसला हो रहा है ना, जितना भी राजनीतिक फैसला हो, कोई नियम कानून जो बन रहा है, सभी लोग उसमें शामिल हैं। बहुलवादी का मतलब है कि लोकतंत्र में पूरे देश की जनता बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है, कानून फानून सब बना रही है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि उस देश में वहां ऐसी डेमोक्रेसी होगी जहां पर सभी लोग आपस में बातचीत करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ ना कि कुछ कुलीन लोगों को, यानी यहाँ पर कुछ खास आदमी, अमीर आदमी डिसीजन नहीं यानी फैसला नहीं ले रहे हैं, बल्कि पूरी आम जनता, पूरा जो देश का आदमी है, सभी लोग मिलजुल करके जब फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वही है बहुलवादी सिद्धांत डेमोक्रेसी का, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अगर हम लोग बात करें, ठीक है, काल की बात करें या रॉबर्ट एल्डम या चाइल्ड्स की बात करें, इन लोगों, देखो यहाँ पर जो थिंकरों का नाम लिखते हैं, इनका कहने का मतलब है इन लोगों ने बहुलवादी डेमोक्रेसी या बहुलवादी सिद्धांत का इन्होंने किया क्या, समर्थन दिया है, ठीक है। देखो अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो कहते हैं यद्यपि राजनीतिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग, सामान्य वर्ग नागरिक की अपेक्षा अधिक प्रभाव रखते हैं, फिर भी यदि संभ्रांत वर्ग राजनीतिक प्रक्रिया सदैव हावी के योग्य नहीं होता। देखो बहुलवादी सिद्धांत का मतलब सीधा है बहुलवादी लोकतंत्र पूछे या बहुलवादी सिद्धांत कहे, इसका मतलब है कि उस देश में जो भी फैसले हो रहे हैं, यानी उस डेमोक्रेसी यानी उस लोकतंत्र में हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। हर व्यक्ति फैसले यानी डिसीजन मेकिंग जो यानी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, पूरे देश की जनता उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। ऐसा नहीं कुछ अमीर आदमी सारा फैसला ले रहे हैं, ऐसा लोकतंत्र ये नहीं है, बल्कि बहुलवादी जो लोकतंत्र है वह कुलीनवादी लोकतंत्र के बिल्कुल अपोजिट यानी बिल्कुल विलोम यानी उल्टा है, ठीक है। कुलीनवादी में तो अमीर अमीर आदमी फैसला ले रहा, कुछ मुट्ठी भर आदमी ले रहा, लेकिन बहुलवादी जो लोकतंत्र होता है इसमें सभी लोग, बहुल यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की, जब यानी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें डिसीजन लो जो ले रहे हैं, जो फैसला लिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का योगदान हमें इसमें दिखाई देता, वही बहुलवादी सिद्धांत। अगला है भैया सहभागी लोकतंत्र क्या होता? सहभागी, इस संदर्भ में सभी लोकतांत्रिक सहभागी होते हैं, वह लोकप्रिय सहमति पर आधारित होते हैं, जो कि सहभागी प्रकृति को सुनिश्चित करता है। हालांकि लोकतंत्र की यह संभावना रहती है कि लोगों की भूमिका मतदान तक सीमित न रह जाए। देखो सहभागी लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता सिर्फ ये ना रह जाए कि खाली वोट डाल करके यानी सरकार चुन दे रही, ये सहभागी लोकतंत्र नहीं है, बल्कि जनता भैया जो है वह वोट डाल करके सरकार तो चुनती है, बल्कि बाद में
जितना भी काम होता है, जितना भी फैसला वैसला लिया जाता है, कानून फानून बनता है, कानून जो बन रहा है, उसमें भी जनता अपना पार्टिसिपेट करे, उसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। वही होता है सहभागी लोकतंत्र, ठीक है? ऐसे जटिल लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और नागरिक के बीच दूरी बढ़ जाती है। लोग जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र के आधार पर विभाजित होते हैं। कुलीनवादी और बहुलवादी सिद्धांत के विपरीत सहभागी लोकतंत्र सामान्य हित को प्रोत्साहन करने में, नीति निर्णय में नागरिकों की सहभागिता का समर्थन करता है। देखो, सहभागी लोकतंत्र में कहा जाता है कि भाई मेरे जो जनता होगी, यानी जो पब्लिक है देश की, पब्लिक तो जाकर के वोट डालेगी, ठीक है? वोट डाल के एक सरकार चुनेगी और सरकार जो भी फैसला लेगी, जो भी डिसीजन लेगी, उसमें जनता भी बढ़ चढ़ करके भाग लेगी। यानी जनता भी निर्णय निर्माण, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में या देश में कोई भी काम होगा, जनता उसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। यही है सहभागी लोकतंत्र, ठीक है? साथ ही यह सरकार में नागरिकता के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाता है। रूसो की बात करें या मैं जीएस मिल की बात करूं, रूसो और जीएस मिल सहभागी लोकतंत्र की बात करते हैं। अगर मैं रूसो की कहूं या जीएस मिल की कहूं, तो इन दोनों का कहना था कि हमें जनता को सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रखना है। ये लोकतंत्र कदापि नहीं है कि लोग सिर्फ वोट डाल दें और सरकार को सेलेक्ट कर लें, या यानी जनता सिर्फ सरकार को चुनती नहीं है, बल्कि सरकार चुनने के बाद जो भी फैसले होते हैं उसमें भी जनता अगर बढ़ चढ़ के भाग लेती है। असली लोकतंत्र वही लोकतंत्र है। इसके समर्थक रूसो, जीएस मिल आदि लोगों ने एक बात कहा। देखो, रूसो कहता है कि लोकप्रिय संप्रभुता लोगों के हाथ में स्थित सर्वाधिक है, महत्वपूर्ण शक्ति है, जो कि हस्तांतरणीय अधिकार है। सभी नागरिकों को राज्य के मामले में शामिल हो। देखो, रूसो कहता है कि भैया कि सरकार जो भी फैसला ले उसमें सभी नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान होना जरूरी है। कि जैसे मान लो कि हमारे देश की भैया जो कोई सरकार है, जैसे मान लो हमारे देश में कोई कानून बन रहा है, तो जो सरकार है वह जनता से भी पूछे कि भाई कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तुम भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करो, तुम भी लोग अपना विचार दो, मत दो। ऐसा नहीं कि संसद में लाया, बिल पास कर दिया, चलो हो गया कानून बन गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये सहभागी लोकतंत्र में यही कहा जा रहा है। रूसो और जेएस मिल इसी बात को इंगित करते कह रहे हैं कि भैया जनता को सिर्फ वोट डालने तक सीमित मत रखो कि वो सुबह उठी और वोट डाल के घर चली आई, उसके बाद भूल जाए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है? बल्कि वह जो भी कानून बन रहे हैं उसमें भी उसकी जवाबदेही, या वो भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले, वह भी कोई फैसला या भी अपना कोई विचार दे। देखो, जेएस मिल कहता है कि सरकार अपने नागरिकों के नैतिक बौद्धिक, क्या कहता है जेएस मिल, इस बात को कहता है कि जो हमारी सरकार है वह नागरिकों को नैतिक, बौद्धिक और सक्रिय गुणों को प्रोत्साहित करे, वह सबसे अच्छी सरकार होती है। देखो, मिल कहता है कि सरकार नागरिकों का विकास करे। नागरिक भैया दिमागी रूप से विकसित हो, नागरिक राजनीति में बढ़ चढ़ कर के भाग ले, नागरिकों का नैतिक विकास हो, और नागरिक सरकार जो भी कानून लाती है नागरिकों का भी उसमें योगदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सरकार नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है, जो सरकार नागरिकों का बौद्धिक यानी मेंटली विकास करती है, जो नागरिकों का नैतिक विकास करती है, वही सबसे अच्छी सरकार होगी। और जिस लोकतंत्र में नागरिक भी बढ़ चढ़ के भाग लेता है, नागरिक भी कानून बनाने की प्रक्रिया में अगर नागरिकों की जवाबदेही या जिम्मेदारी शामिल है, उसी को हम लोग सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। सहभागी का मतलब है कि आम जनता भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। आम जनता से भी राय मशवरा लिया जाता है कि फलाना कानून बने कि ना बने, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने सरकार चुन दिया, सरकार जो मर्जी सो कर रही, किसी कुछ पूछे नहीं रही है, जो आप मन में आ रहा आंख बंद करके कानून बना दे रही, रातों रात कर दे रही। ऐसा नहीं करना है।
सहभागी लोकतंत्र यही कह रहा है। रूसो और खास तौर से जीएस मिल इसी बात को कह रहे हैं कि भैया नागरिक को सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रखना है कि वो सिर्फ वोट डाल के चला जाए और सिर्फ वोटे तक उसको सीमित रखो, ऐसा नहीं करना है। बल्कि कानून वानून बनाओ तो उसमें भी नागरिकों की जवाबदेही शामिल हो, उनसे भी कुछ जान लो, उनसे भी कुछ पूछ लो, उनकी भी भागीदारी हमें लेकर के आनी है खास तौर से। ठीक है, अगला है विमर्शी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र क्या होता है? देखिए, विमर्शी लोकतंत्र का तर्क है कि राजनीतिक निर्णय नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण और तर्क तर्क संगत विमर्श के माध्यम से होना चाहिए। देखो, विमर्शी लोकतंत्र का मतलब होता है कि भैया कि ऐसा लोकतंत्र जहां पर कोई भी अगर सरकार फैसला लेती है तो नागरिक भी उसमें अपना विचार देते हैं, वो भी अपना विमर्श देते हैं कि फलाना काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी सरकार नागरिकों से भी तर्क वितर्क करती है, राय मशवरा लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं विमर्शी लोकतंत्र। सर्वहित की प्राप्ति के लिए, सर्वोत्तम प्राप्ति के लिए हो सके, यानी ऐसा लोकतंत्र जहां पर सरकार नागरिकों की भलाई के लिए नागरिकों से विचार विमर्श करती है, राय मशवरा लेती है, उसी को हम लोग यहाँ पर विमर्शी लोकतंत्र कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, जॉन रॉयल या की बात करें, सभी लोग विमर्शी लोकतंत्र के पक्षधर हैं। जॉन रॉयल कहता है कि एक न्यायपूर्ण राजनीतिक समाज की प्राप्ति के लिए, यानी नागरिक भी अपना विचार दे, नागरिक भी अपने दिमाग का यूज करे। यानी सरकार अगर कोई भी फैसला ले रही है तो नागरिकों से पूछे और नागरिक भी उसमें तर्क वितर्क के जरिए अपने डिसीजन को दे। नागरिकों से भी राय मशवरा लिया जाए। नागरिक भी उसमें बढ़ चढ़ के ही भाग ना ले, बल्कि वह भी तर्क वितर्क, यानी एक प्रकार से विमर्शी लोकतंत्र ऐसा कहता है कि भैया जैसे तुम सबने देखा होगा कि कई बार जैसे कानून वानून बनता है तो संसद में बाकायदा डिबेट होती है, बाकायदा बातचीत होती है, उस बिल पर चर्चा होती है। तो उस चर्चा की प्रक्रिया में नागरिक भी शामिल हो, वह भी अपना विचार दें, वह भी अपना विमर्श दें, नागरिक क्या कहना चाहता है, नागरिक क्या बोलना चाहते हैं, वही विमर्शी लोकतंत्र है। यानी नागरिक भी अपना व्यू, अपना विचार किसी भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करें, उसी को हम लोग कह रहे हैं विमर्शी लोकतंत्र। ठीक है, अगला है जनवादी लोकतंत्र क्या होता है? देखिएगा, जनवादी लोकतंत्र का आशा है लोकतंत्र का वह मॉडल जिसका निर्माण साम्यवादी परंपरा के अंतर्गत होता है। मार्क्सवादी की अभिरुचि सामाजिक समानता में रही है। इस कारण लोकतंत्र का उनका अपना मॉडल जो कि पश्चिमी मॉडल के विरुद्ध है। देखो, जनवादी एक प्रकार से, जनवादी लोकतंत्र एक प्रकार से कह सकते हो कि समाजवादी लोक यानी जनवादी लोकतंत्र को कहता है, और एक प्रकार का कैसा मार्क्सवादियों का लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक समानता स्थापित करने की बात कही जाती है। देखो, जनवादी लोकतंत्र सर्वहारा क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भूमिका निभाना शुरू कर दिया। देखो, अगर मैं जनवादी लोकतंत्र की बात करूं, ये थोड़ा दूसरे प्रकार का लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में कह सकते कि मजदूरों, किसानों की बड़ी बातें की जाती हैं, यानी उनको भी एक विशेष रूप से रखा जाए। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा के शासन की बात कही है, तो वहीं लेनिन कहता है कि सर्वहारा की अगुवा के रूप में एक दल की भूमिका का अवगत कराता। देखो, सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है कि जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वह भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले। ठीक है, हालांकि लेनिन कहता है कि किसी ऐसे तंत्र की स्थापना नहीं नहीं की जो दल की शक्ति का परीक्षण करता है, यह सुनिश्चित करता कि शक्तिशाली नेता सर्वहारा के प्रति जवाबदेह बना रहे। देखो, जनवादी लोकतंत्र में कहा जाता है कि भैया जो अमीर वर्ग है उसके साथ साथ जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जनता यानी जो राजा हो वह उनके प्रति भी जवाबदेह, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। वैसे जनवादी लोकतंत्र कह सकते कि मजदूरों की बात करता है, किसानों की बात करता है, खास तौर से कह सकते कि मार्क्सवादी लोकतंत्र के मॉडल पर आधारित है, जो एक प्रकार से पूंजीपतियों के खिलाफ खड़ा हुआ लोकतंत्र है। ये कहता है कि जो सर्वहारा वर्ग है, यानी जो मजदूर वर्ग है, यानी एक प्रकार जो गरीब वर्ग है, उस वर्ग के प्रति भी सरकार की जवाबदेही बनी रहे, यानी सरकार उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अतः अंततः जनवादी लोकतंत्र के माध्यम से जनवादी जो लोकतंत्र है उसके माध्यम से हम लोग साम्यवाद को आत्मनियंत्रण का रास्ता मिल सके। देखो, अगर आपसे पूछे जनवादी लोकतंत्र क्या है, तो कह सकते जनवादी लोकतंत्र में जो सर्वहारा वर्ग है उसके प्रति सरकार
जो है जिम्मेदार रहे, या जो देश का नेता है, जो लीडर है, जो राजा है, वह सर्वहारा वर्ग के प्रति जवाबदेह बना रहे, यही है जनवादी लोकतंत्र। जनवादी लोकतंत्र एक प्रकार से कह सकते हैं कार्ल मार्क्स जो है और मार्क्सवादी मॉडल है, ठीक है? जिसमें कह सकते हैं कि हमारा थोड़ा नॉर्मल में अगर आसान भाषा में बात करूँ, तो यही कह रहा है कि जो मज़दूर है, जो खास तौर से उसके उसके प्रति सरकार की ज़िम्मेदारी बनी रहे और सरकार मज़दूरों को ध्यान में रख कर के नियमों कानूनों को बनाए और उनके प्रति ज़िम्मेदारी पूर्ण से उसका रवैया बना रहे। वही ये कह सकते हैं भाई मेरे कि जनवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अगला है समाजवादी लोकतंत्र क्या है? समाजवादी लोकतंत्र देखिएगा, समाजवादी लोकतंत्र मार्क्सवादी चिंतन की आधारभूत परिवर्तन की बात करता है। यद्यपि दोनों लक्ष्यों में समानता है, परंतु समाजवादी लोकतंत्र क्रांति की बजाय उत्पादन के साधनों पर राज के नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। देखो, समाजवादी लोकतंत्र लोकतंत्र की इस मार्क्सवादी समालोचना में विश्वास नहीं रखता है कि उसमें वर्गीय शासन को बुजुर्गों की ताकते का मुखौटा पहन रखती हैं। इसकी बजाय समाजवादी लोकतंत्र लोकतंत्र को समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानता है। इस कारण वह नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार और उद्योग में राज के नियंत्रण की देखो, समाजवादी लोकतंत्र का भैया सिंपल सा मतलब ये है कि कहता कि सरकार जो है ना सब चीजों को अपने कंट्रोल में रखे। समाजवादी लोकतंत्र कह सकते हो कह सकता है कि कहा जाता है कि सरकार हर चीज को अपने नियंत्रण में ले, यानी सरकार जो है वह व्यापार करे, वह कंपनियां चलाएं, ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरियां हो, ज्यादा से ज्यादा सरकारी महकमे हो और सभी चीजों पर सरकार का स्वामित्व यानी सरकार ही सब चीजों को चलाए, सरकार ही व्यापार करे, सरकार ही उद्योग लगाए और सरकार के नियंत्रण में ही सारी चीजें होनी चाहिए। समाजवादी लोकतंत्र कह सकते हो कि जो कहता है कि सभी चीजें सरकारी नियंत्रण में हो, साथ ही यह भी कहता कि जो गरीब वर्ग है या जो महिलाएं हैं, जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए सरकार जो है वह क्या करेगी, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी। यानी सरकार नागरिकों की बेहतरी के लिए सरकार उनको फ्रीबी यानी जिसको खास तौर से अभी देखो भारत में समाजवादी सरकार है, समाजवादी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो भारत में अभी तुम देख रहे हो हमारे देश में 5 किलो राशन बट रहा है, ठीक है? वो किसान सम्मान निधि भी किसानों को मिल रही है। वो दिल्ली में तुमने देखा हो केजरीवाल बिजली पानी फ्री कर रहा है। ये सारी चीजें क्या, अगर आप दक्षिण में चलेंगे तो वहां पर भी देखोगे, खास तौर से उड़ीसा की सरकार हो या तमिलनाडु की सरकारें हों या कर्नाटक की सरकारें हों, यानी अगर कोई सरकार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अगर वह काम करती है और खास तौर से यानी सब्सिडी देने का काम करती है, या आप लोग कह सकते हैं कि उनको फ्री में जैसे शिक्षा दे दी, एजुकेशन दे दिया, बस की यात्रा करा दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, कुछ खाने पीने के राशन वासन दे दिए, यही भैया होता समाजवादी लोकतंत्र। यानी सरकार कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट जिसको हम बोलते हैं, सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती है और सरकार समस्त चीजें अपने नियंत्रण में रखती है, यानी कह सकते कि प्राइवेट चीजों को कम से कम महत्व होता है, सभी चीजें सरकारी स्वामित्व यानी सभी चीजें सरकार के अंडर कंट्रोल में रहती हैं, सारी चीजें सरकार चलाती, सरकार ही व्यापार करेगी, सरकार ही उद्योग धंधे चलाएगी, सरकार ही सारी बस वस चलाएगी, सब सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में रहती हैं। और कह सकते कि जहां पर प्राइवेट को बहुत कम ही सांस लेता रहता है और सारी सरकारी नियंत्रण होता है, और जो सरकार होती है वह गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए या उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, वही समाजवादी लोकतंत्र यानी समाजवादी डेमोक्रेसी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? अगला हमारा रहेगा ई लोकतंत्र क्या होता है। देखो ई लोकतंत्र क्या देखिएगा, ई लोकतंत्र का सिंपल से मतलब है भैया ऐसा लोकतंत्र जहां पर सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से चलाई जा रही हैं, यानी वहां की सरकार भैया इंटरनेट के माध्यम से और कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से सरकार सभी चीजों को कंट्रोल कर रही है। वही देखो किसी भी चीज में अगर ई शब्द लग जाए तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी खास तौर से इंटरनेट कर ही सारी चीजें हो रही हैं, यानी एक ऐसी सरकार जो सभी काम को इंटरनेट के माध्यम से चला रही है, वही होता है ई लोकतंत्र। देखिएगा यह तुलनात्मक रूप से नई संकल्पना है, यह लोकतंत्र का एक नया मॉडल है जो अब तक अभी जल्दी में आया है, लेकिन यह पूर्व के सिद्धांतकारों द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित है। प्रतिनिधि लोकतंत्र को अधिक बेहतर बनाने के लिए यानी जो हमारा
सरकार है या जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए, ई लोकतंत्र में हम आईटीसी यानी सूचना इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है? सूचना यानी टेक्नो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसका प्रयोग करके हम यानी इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र की बात करते हैं, जिसे ई लोकतंत्र कहा जाता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से सारी सर्विस को चलाया जा रहा है। एक ऐसा लोकतंत्र, एक ऐसी सरकार को कहा जा रहा है, ठीक है? सभी लोकतांत्रिक जो समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है, वह खास तौर से इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। सामुदायिक गिरावट, नीतियों पर विमर्श के अवसरों में अभाव के लिए डिजिटल संचार के माध्यम से निपटान, यानी सरकार की कोई समस्या है, सरकार की कोई योजना है, सरकार से शिकायत करनी है, सरकार जो भी काम कर रही है, सभी कामें वह इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। ई लोकतंत्र के समर्थकों ने नीति निर्माण को सक्रिय नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहभागी लोकतंत्र के विचार का निर्माण किया है। यानी ई लोकतंत्र कहता है, जैसे आप लोग देखोगा, आज की हमारी जो सरकार है, भैया कोई भी योजना चलती, सब सब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, सारी योजनाएं ऑनलाइन के माध्यम में चल रही हैं। सरकार आज आज तुम देखोगे, आज जो हमारी पंचायतें हैं, पंचायतों की वेबसाइट बन चुकी है। आज तुम चाहे कलेक्टर ऑफिस में चले जाओ, चाहे आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, आज सारा काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वो कोर्ट में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, या सचिवालय में चले जाओ, या आप मुख्यमंत्री ऑफिस में चले जाओ, या पीएमओ में चले जाओ, या कोई भी, चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, हर जगह पर इंटरनेट के माध्यम से सारा काम हो रहा है। फाइल फाइल सब इंटरनेट पर चल रहा है। यानी सरकार जो है, सरपट इंटरनेट पे दौड़ रही है। वैसी लोकतंत्र को हम ई लोकतंत्र कह रहे हैं। यानी ई लोकतंत्र ये कहता है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम सारी चीजों को चलाने जा रहे हैं। उसी को हम लोग ई लोकतंत्र या ई डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक नया रूप है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से समस्त योजनाओं को सरकारें चला रही हैं या नागरिकों तक पहुंचाती हैं। यानी नागरिकों की जो भागीदारी है, नागरिकों का जो भागीदारी का परसेंटेज है, उसको बढ़ाया जाए और नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा अवसर मिले। नागरिकों को सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं, सरकार को शिकायत करनी है, सरकार को कोई कुछ भी करना है, सरकार की जो योजनाएं हैं, वह सभी इंटरनेट के माध्यम से जब दौड़ने लग जाती हैं, उसी को हम ई लोकतंत्र या ई डेमोक्रेसी के रूप में कहा जाता है। ठीक है? तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं, तो ये आपका ये जो चैप्टर है लगभग समाप्त हो गया है। इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। जैसे मैंने बोला था कि इसमें जो भी कुछ आएगा, अगर पूरा क्वेश्चन आएगा तो भाई 20 नंबर का आता है। जैसे आपसे ई लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, या इसमें से इस प्रकार से पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लिया कुलीनवादी लोकतंत्र क्या है, या लोकतंत्र का कुलीनवादी सिद्धांत, ठीक है, या कुलीनवादी सिद्धांत लिख दिया, ठीक है, तो आपको 10 नंबर में पूछेगा। अगर आपके एग्जाम में आता है कि लोकतंत्र के प्रकार बताइए, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, उसकी व्याख्या कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो आपका पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, और इसको भी आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप लोग इस चैप्टर की क्लास करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप आकर के इस चैनल पर आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर आप आएंगे, तो जैसे यहाँ पर होम है, वीडियोस, यानी डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आना पड़ेगा। ठीक है? जैसे मैंने प्लेलिस्ट को ही क्लिक कर रखा है, जैसे आप प्लेलिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको बीपीएससी 131 का वीडियो मिल जाएगा। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जितनी मैंने क्लासेस अभी तक पढ़ा रखी है, लगभग अगर आप देखेंगे 7वां चैप्टर अभी भी पढ़ा रहा हूँ, इसकी एक क्लास मैंने पढ़ा रखी है। तो आप इन सारी क्लासेस को जाकर के देख सकते हैं। ये बुक वैसे काफी हार्ड मानी जाती है, क्योंकि थोड़ी अलग किताब ही अलग है, क्योंकि ये खास तौर से पॉलिटिकल थ्योरी है, और पॉलिटिकल थ्योरी को मैं बहुत यानी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन के साथ और बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। और आप लोग इन क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि आप लोग किताब पढ़ करके इसको नहीं समझ पाएंगे। एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। सिर्फ आपको किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जरूर कह सकता हूँ। ठीक है? सारी क्लासेस मैंने किताब से ही पढ़ा रखी है, लेकिन किताब की जो वर्डिंग है, किताब के जो सेंटेंस है, यानी किताब की जो लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है। ठीक है? उसको समझना इसने इसको
डिकोड करना उतना आसान नहीं होगा जहां तक मैं आपके लिए मानता हूं, ठीक है। इसलिए आप इनको जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। बाकी जितनी भी क्लासेस रहेंगी आपको इसी सेक्शन में लगातार वो मिलती जाएंगी। बाकी अगला जो चैप्टर होगा वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना और मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा।